अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइल ने गाजा में कार्रवाई के दौरान फलस्तीनी बच्चों की हलाकत का किया एतराफ। इससे कबल जिहादी तंजीम के रॉकेट हमलों से हलाकत का इसराइल ने लगाया था इल्जाम। जौहरी मुआहदा मुज़ाकिरात, ईरान ने तहरीरी जवाब यूरोपीय यूनियन को पेश कर दिया। शामी सरहदी चौकियों पर तुर्की के फिजाई हमले, 17 अफराद हलाक। दमिश्क हुकूमत ने तुर्की को जवाबी कार्रवाई की दी धमकी। सूडान में तबाहकुन बारिश, अब तक 75 अफराद हलाक, हजारों बेघर। फसलों की तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल। मुराखिश के जंगल में लगी भयानक आग, 90% जंगल बना राख। 3 फायर फाइटर्स हलाक और 2 अफराद शदीद जख्मी। और अमेरिका का अफगान मरकजी बैंक के मुंजमद असार से जारी करने से इनकार, रकम दहशत गर्दों के हाथ लग सकती है, अमेरिका का इस्तिफसार। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल ने गाजा में कार्रवाई के दौरान फलस्तीनी बच्चों की हलाकत का एतराफ कर लिया है। इसराइल के दिफाई हुक्काम ने तस्दीक की है कि रवा माह के शुरू में इसराइली फोर्सेस ने गाजा में कार्रवाई की थी, जिस दौरान 5 बच्चों की हलाकत हो गई। इसराइली दिफाई हुक्काम की जानिब से एतराफ किए जाने के बाद इसराइल के फौजी हुक्काम के बयान में तजाद सामने आया है। दिफाई ज़राए ने बताया है कि इस मामले की तहकीकात करवाई गई हैं, जिसमें ये बात सामने आई है कि 7 अगस्त को शुमाली गाजा पर महाजिन के कैंपों के करीब इसराइली फिजाई हमले में 5 बच्चे जाँ बाख हो गए थे। इसराइली हमले के बाद इसराइली फौजी हुक्काम ने दावा किया था कि बच्चों की हलाकतें मुमकिन तौर पर जिहादी तंजीम के रॉकेट हमलों से हुई हैं। ईरान ने कहा कि उसने जौहरी मुज़ाकिरात के हवाले से अपने तहरीरी जवाबात यूरोपीय यूनियन को पेश कर दिए हैं और इसे आलमी ताकतों के साथ तेहरान के जौहरी माहदे को बहाल करने के सिलसिले में हतमी रोड मैप समझा जा रहा है। पेश नाज़रीन, इसी सिलसिले में मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जौहरी माहदा मुज़ाकिरात से मुताल्लिक़ ईरान ने तहरीरी जवाब पेश कर दिया। ईरान ने कहा, जौहरी मुज़ाकिरात के हवाले से अपने तहरीरी जवाबात यूरोपीय यूनियन को पेश कर दिए गए हैं। इससे आलमी ताकतों के साथ तेहरान के जौहरी माहदे को बहाल करने के सिलसिले में हतमी रोड मैप कहा जा रहा है। तहरीरी जवाब में क्या तफसीलात पेश की गई हैं, ताहम कहा गया है कि तेहरान को यूरोपीय यूनियन की पेश करदा तजावीज़ कबूल नहीं। हालांकि यूरोपीय यूनियन पहले ही मुतनब्बा कर चुका है कि मुज़ाकिरात की अब कोई गुंजाइश नहीं बची। 3 उमूर पर इख्तिलाफात पाए जाते हैं। हालांकि इनमें से 2 के मुतालिक अमेरिका ने लचक देने का ज़बानी इजहार किया है, लेकिन इसे मुआहदे के मतन में शामिल करना होगा। तीसरा मसला मुआहदे के तसलसल की ज़मानत के मुताल्लिक़ है, जो अमेरिका की हकीकत पसंदी पर मुनहसिर है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जौहरी मुआहदे की बहाली में ताख़ीर के लिए मुसलसल अमेरिका को मौरिद इल्ज़ाम ठहराते रहे हैं। मुआहदे के हवाले से ईरान को दरअसल गुज़िश्ता पीर तक जवाब देना था। यूरोपीय यूनियन में खारजा उमूर सिक्योरिटी पॉलिसी की तर्जुमान नबीला मिसर अली ने बताया कि यूरोपीय यूनियन को ईरान का जवाब पीर की रात दे दिया गया है। उन्होंने बताया, हम इसका मुताला कर रहे हैं और जौहरी मुआहदे के दीगर शुरका अमेरिका के साथ इस पर सलाह मशवरा करेंगे। सन 2018 में अमेरिका को मुआहदे से एक तरफा तौर पर अलग लेने के साबिक सदर ट्रंप के फैसले के बाद से ही यूरोपीय यूनियन तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत में राबिताकार का किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के साथ बरह रास्त बातचीत करने से मना कर दिया है। उधर अमेरिका में वजारत खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने बताया, अमेरिका को यूरोपीय यूनियन के जरिए ईरान के जवाबात मौसूल हो गए हैं और इसका मुताला हम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, इसके साथ हम यूरोपीय यूनियन और यूरोप के दीगर इत्तेहादियों के साथ भी सलाह मशवरे कर रहे हैं ताकि आगे कोई फैसला कर सकें। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, अमेरिका यूरोपीय यूनियन के इस बुनियादी नुक्ते से मुत्तफिक है कि पिछले 16-17 महीनों में जो कुछ हुआ, इस पर दोबारा कोई बातचीत की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका यूरोपीय यूनियन के इस बुनियादी नुक्ते से मुत्तफिक है कि पिछले 16-17 महीनों में जो कुछ बातचीत हो चुकी है, इस पर अब दोबारा कोई बातचीत की जरूरत नहीं।
اس سے قبل نیٹ پرائس نے ایران پر ناقابل قبول مطالبات کرنے کا بھی الزام لگایا تھا۔ نیٹ پرائس نے کہا تھا اگر ایران چاہتا ہے کہ اس پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں تو اسے اپنے رویے کو بدلنا ہوگا اور اسے اپنی خطرناک سرگرمیوں کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ دریاسنا ایرانی مذاکراتی وفد کے مشیر نے کہا ہمارے پاس 2015 میں طے پائے جوہری معاہدے کی جانب واپسی کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے کہا بقایا مسائل حل ہو چکے ہیں، اب جوہری معاہدے کی جانب واپسی کا بہت زیادہ امکان ہے۔ ادھر ترکی نے شام کی سرحدی چوکیوں پر سلسلہ وار فضائی حملے کیے جس میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دمشق حکومت نے بھی ترکی کو جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ پیش ناظرین یہ رپورٹ۔ ترکی نے شام کی سرحدی چوکیوں پر سلسلہ وار فضائی حملے کیے جس میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ دمشق حکومت نے ترکی کو جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ انسانی حقوق پر نگاہ رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے اپنے بیان میں بتایا ترک سرحد کے قریب شامی حکومت کی متعدد فوجی چوکیوں پر ترکی فضائیہ نے حملے کیے جس میں 17 جنگجو مارے گئے۔ تاہم یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق حکومت یا کرد فورسز کس سے تھا۔ اس دوران ترکی فضائیہ کے حملوں میں ہلاک ہو جانے والوں میں کم از کم 3 فوجی بھی شامل تھے جبکہ کچھ 6 دیگر زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ یہ حملے کردوں کے قبضے والے قصبے کوبان کے قریب کیے گئے جہاں ترک فورسز اور کرد قیادت والی شامی ڈیموکریٹک فورسز SDF کے درمیان گزشتہ رات جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ترک وزارت دفاع نے کہا کرد فورسز نے گزشتہ رات ترکی کے علاقے کے اندر بھی حملے کیے تھے جس میں کم از کم 1 فوجی مارا گیا۔ وزارت دفاع کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انقرہ نے شام کے اندر جوابی حملے کر کے 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اس خطے میں آپریشن اب بھی جاری ہے۔ خیال ہے کہ انقرہ کرد عسکریت پسندوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ اس مسئلے پر 19 جولائی کو ایران اور روس کے ساتھ ترکی کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی تھی جو ناکام رہی۔ اس کے بعد ترکی نے شام کے کرد کنٹرول والے علاقوں پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ کرد عسکریت پسندوں کے خلاف ایک علیحدہ کارروائی کے دوران منگل کو کرد کنٹرول والے ہسکا علاقے میں ترکی نے ڈرون حملہ کیا جس میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ شامی کرد کی امن فوج SDF نے کہا جولائی کے بعد سے ترکی کے حملوں میں اس کے کم از کم 13 اراکین ہلاک ہو چکے ہیں۔ ترکی شامی صدر بشار الاسد کی مخالفت کرتا ہے، ان کو معزول کرنے کے لیے باغیوں کی حمایت کر رہا ہے، وہ پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے بھی کھول رہا ہے۔ تاہم ترک وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے شامی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مفاہمت کی اپیل کی تھی۔ ان کے اس بیان کو اسد حکومت کے تئیں انقرہ کی دیری مقاصمت میں نرمی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس نے شامی اپوزیشن اور باقی گروپوں کو ناراض کر دیا ہے۔ بیورو رپورٹ سیاست ٹی وی۔ چین کے مشرقی حصوں میں ان دنوں سورج آگ برسا رہا ہے جہاں گرمی سے انڈوں کی قلت ہو گئی ہے۔ پولٹری فارم کے مالکین نے کہا گرمی کے باعث دیگر جانوروں سمیت مرغیاں بھی نڈھال ہو گئی ہیں اور ان کے انڈے دینے کی صلاحیت متاثر ہو گئی ہے جس سے انڈوں کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے اور ان کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پولٹری مالکان نے مزید بتایا کہ مرغیوں کو لو لگنے سے بچانے اور انڈوں کی پیداوار کو برقرار رکھنے کے لیے پنجروں میں ایئر کنڈیشنز لگائے جا رہے ہیں۔ چین میں شدید گرمی ہے، دودھ کی پیداوار میں بھی کمی آ گئی ہے۔ ماہرین نے مشرقی چین میں پڑنے والی گرمی میں اضافے کی پیشن گوئی کے ساتھ الرٹ جاری کیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی ایلبانی نے سابق وزیر اعظم اسکاٹ موریسن پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے خفیہ طور پر 5 وزارتوں پر قبضہ کر رکھا تھا اور انہیں ہماری جمہوریت کی بے مثال ردی قرار دیا۔ اینتھونی نے کہا جتنا سوچا جا رہا تھا اس کے مقابلے میں سابق وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے خود کو کئی وزارتوں پر تعینات کیا تھا اور اس معاملے میں مزید تحقیقات کی جائیں گی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا مارچ 2020 سے رواں سال مئی کے انتخابات میں اقتدار سے الگ ہونے تک اسکاٹ موریسن ملک میں صحت، مالیات، امور داخلہ، خزانہ اور وسائل کے محکموں پر فائز تھے۔ ان کا کہنا تھا انہوں نے ملک کے سالیسیٹر جنرل سے پوچھا ہے کہ وہ انہیں اس بارے میں مشورہ دیں کہ کیا موریسن کے اقدامات قانونی تھے یا نہیں۔ ادھر افغانستان پر طالبان کے قبضے کی پہلی سالگرہ پر جو بائیڈن انتظامیہ نے کابل میں القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ منجمد افغان فنڈز میں $3.5 ارب جاری نہیں کرے گا۔ ایک امریکی عہدیدار نے کہا امریکہ اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ یہ رقم دہشت گردوں کے ہاتھوں میں نہیں جائے گی، اسی لیے اس نے جلد بازی سے انکار کر دیا۔ افغانستان کے محکمہ خارجہ کے خصوصی نمائندے نے واشنگٹن میں میڈیا کو بتایا کہ وہ افغان مرکزی بینک میں
सरमाए की दोबारा आमद को एक करीबुल मुद्दत ऑप्शन के तौर पर नहीं देखते। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन की सरबराह मिशेल बैचलेट के दौरे बांग्लादेश के मौके पर रोहिंग्याई पनाह गुज़ीरों ने क़त्ल के हालिया वाक़यात के बाद तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की है, जिसने एक बार फिर उन्हें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर दिया है। मिशेल बैचलेट ने पूरा दिन बांग्लादेश में पनाह गुज़ीरों की वसी व अरीज़ इमदादी बस्तियों में मकीनों के साथ मुलाकात में गुजारा, जहाँ तकरीबन 10 लाख रोहिंग्याई रिहाइश पजीर हैं, जिन्होंने हमसाया मुल्क म्यांमार में जुल्म सितम से फरारी इख्तियार की हुई है। रवा माह इन कैंपों में सिक्योरिटी दोबारा सख्त कर दी गई है, जब इस पनाह गुज़ीन कम्युनिटी के 2 रहनुमाओं को मुबैना तौर पर कैंपों में सरगर्म एक बागी ग्रुप ने गोली मार कर कत्ल कर दिया था। सूडान में शदीद बारिशों से पैदाशुदा सैलाब में अपनी जानों से हाथ धो बैठने वालों की तादाद 75 तक पहुंच गई है। बयान में कहा गया है कि इस आफत से जान की बाजी हारने वालों की तादाद 75 हो गई है, जबकि 30 अफराद जख्मी हो गए हैं। सैलाब की आफत में 21,500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 6,000 हेक्टर ज़रई अराजी तबाह हो गई है। 117 जानवर तलफ हो गए हैं। सूडान में जुलाई तो अक्टूबर के दरमियाने अरसे में मौसर होने वाली बारिशों के मौसम में हर साल 100 से ज़्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं और हज़ारों मकानात, दुकानात और ज़रई ज़मीनों को सैलाब और पानी के रेलों से नुकसान पहुंचता है। मराकश के अल-मेदिक एल-फेंदिक सूबे में जंगल में लगी आग बुझाने की कोशिशों में शामिल फायर ब्रिगेड के अमले के कार हादसे में 3 फायर फाइटर्स हलाक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। मराकश इंतजामिया की जानिब से एक तहरीरी बयान में बताया जाता है कि पीर की शाम अल-मेदिक एल-फेंदिक सूबे के कदित अल-ताइफूर के जंगल में आग लग गई और तमाम मुत्तालिका इदारे चौकस हो गए थे। बयान में कहा गया है कि आग बुझाने वाले तैयारों समेत मुख्तलिफ इंसानी वसाइल, गाड़ियां और लॉजिस्टिक औलाद को मुतहरिक कर दिया गया है और बताया जाता है कि डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस की गाड़ी की टक्कर से गाड़ी में सवार 3 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आग पर काबू पाने और इसे रिहायशी इलाकों में फैलने से रोकने के लिए काम जारी है, लेकिन अब तक तकरीबन 90 हेक्टर जंगल जलकर राख बन गया है। अमेरिका की मगरबी 7 रियासतों में बतदरीज बढ़ती खुश्क साली की वजह से पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। अमेरिका इस्लाही ब्यूरो ने जारी करदा बयान में कहा कि ज़ेरी दरियाए कोलोराडो का तास सुकड़ गया है और खुश्क साली के दूसरे जर्दे तक गिर गया है, जिस वजह से एरिज़ोना के लिए 21%, नेवादा के लिए 8%, मैक्सिको के लिए 7% की शरह तक आबी पाबंदियों का इतलाक़ किया जाएगा। इस्लाही ब्यूरो की सरबराह ने कहा, सिस्टम एक नाकाबिल बहाली नुख्ते की तरफ जा रहा है और अगर हमने फौरी तदाबीर अख्तियार ना की तो फिर सिस्टम का तहफ़्फ़ुज़ ना हो पाएगा। सिस्टम का तहफ़्फ़ुज़ मगरबी अमेरिका के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का मफ़हूम रखता है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। इसराइल ने गाजा में कार्रवाई के दौरान फ़लस्तीनी बच्चों की हलाकत का किया एतराफ़। इससे क़ब्ल जिहादी तंजीम के रॉकेट हमलों से हलाकत का इसराइल ने लगाया था इल्ज़ाम। जौहरी मुआहदा मुज़ाकिरात, ईरान ने तहरीरी जवाब यूरोपीय यूनियन को पेश कर दिया। शामी सरहदी चौकियों पर तुर्की के फिजाई हमले, 17 अफराद हलाक। दमिश्क हुकूमत ने तुर्की को जवाबी कार्रवाई की दी धमकी। सूडान में तबाहकुन बारिश, अब तक 75 अफराद हलाक, हजारों बेघर, फसलों की तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल। मराकश के जंगल में लगी भयानक आग, 90% जंगल बना राख, 3 फायर फाइटर्स हलाक और 2 अफराद शदीद जख्मी। और अमेरिका का अफगान मरकजी बैंक के मुंजमद असार से जारी करने से इनकार, रकम दहशत गर्दों के हाथ लग सकती है, अमेरिका का इस्तिफसार। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।